आपको बचपन से सिखाया गया है, कभी हार मत मानो, छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। लेकिन क्या होगा अगर ये सलाह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों की वजह बन रही हो? आप सुन रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट पंकज कुमार राज, और आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपकी पूरी सोच बदल सकती है इस बात को लेकर कि छोड़ना कमजोरी है या सबसे बड़ी समझदारी। इस किताब का नाम है क्विट। चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक ही सलाह सुनकर बड़े हुए हैं, ग्रिट यानी दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। जितना ज्यादा आप डटे रहेंगे उतना ही आप सफल होंगे। क्विट यानी छोड़ना हमेशा हार मानने जैसा है, लेकिन गहराई से देखें तो ये सलाह अधूरी है, क्योंकि हर बड़ी सफलता की कहानी के पीछे कई ऐसी कहानियां भी हैं जहां लोगों ने बहुत देर तक किसी गलत रास्ते पर चलना जारी रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि छोड़ना कमजोरी दिखाएगा। असल सच्चाई यह है, सही समय पर छोड़ना उतनी ही बड़ी स्किल है जितनी डटे रहना। और ज्यादातर लोग इस स्किल में बहुत कमजोर हैं, क्योंकि हमारा पूरा समाज हमें सिर्फ डटे रहने की तारीफ करना सिखाता है, सही समय पर छोड़ने की नहीं। सोचिए, एक पोकर खिलाड़ी जो हर हाथ को आखिर तक खेलता है, चाहे उसके पत्ते कितने भी कमजोर क्यों ना हो, वो कभी लंबे समय तक नहीं जीत पाएगा। सबसे अच्छे खिलाड़ी वो है जो जानते हैं कि कब फोल्ड करना है, यानी कब खेल छोड़ देना है। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। एक गलत नौकरी, एक टूटा हुआ रिश्ता, एक असफल बिजनेस आइडिया जिसमें हम बरसों से फंसे हुए हैं, कई बार सबसे समझदारी भरा कदम होता है उसे छोड़ देना। लेकिन हम अक्सर ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग हमें और कोशिश करो की तरफ धकेलता रहता है। इस यात्रा में हम समझेंगे कि क्यों हमारा दिमाग छोड़ने से इतना डरता है और कैसे हम सही समय पर सही फैसला लेना सीख सकते हैं। ना बहुत जल्दी हार मानना और ना ही बहुत देर तक डटे रहना। कल्पना कीजिए कि आप एक कसिनो में बैठे हैं और आपने पहले ही 5,000 रुपए हार दिए हैं। क्या आप वहां से उठ जाएंगे, या क्या आप सोचेंगे कि मैंने इतना पैसा लगाया है, अब तो वापस जीतना ही होगा? यह है संक कॉस्ट फैलेसी, यानी डूबी हुई लागत का भ्रम। और यह शायद सबसे बड़ी वजह है जो हमें गलत चीजों को बहुत देर तक पकड़े रहने पर मजबूर करती है। हमारा दिमाग एक अजीब गलती करता है। वो ये सोचता है कि अगर मैंने पहले ही इतना समय, इतना पैसा और इतनी ऊर्जा लगा दी है, तो अब छोड़ना वो सब बर्बाद कर देगा। लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। एक सीधी सच्चाई समझिए, जो समय या पैसा आप पहले ही खर्च कर चुके हैं वो वापस नहीं आएगा, चाहे आप आगे कुछ भी करें। वो संक यानी डूब चुका है। असली सवाल ये नहीं है कि मैंने कितना लगाया है, असली सवाल ये है, क्या आगे से ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है? सोचिए, आप एक फिल्म देखने गए हैं और आधे घंटे बाद आपको लगता है कि ये फिल्म बहुत बुरी है। क्या आप बाकी 1.5 घंटे भी बैठे रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने टिकट का पैसा दिया है? टिकट का पैसा तो पहले ही खर्च हो चुका है, चाहे आप बैठे रहें या उठ जाए। असली सवाल यह है, क्या बाकी 1.5 घंटे इस फिल्म में बिताना फायदेमंद है? यही सोच हमें अपनी नौकरी, अपने रिश्तों और अपने बिजनेस के बारे में भी अपनानी चाहिए। मैंने इतने साल लगा दिए, ये कारण नहीं है आगे भी लगे रहने का। असली सवाल हमेशा यही होना चाहिए, क्या आगे से ये फायदेमंद है? एक अभ्यास कीजिए। अपनी किसी चल रही स्थिति के बारे में सोचिए जिसमें आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। खुद से पूछिए, अगर मैंने अभी तक इसमें कुछ भी इन्वेस्ट ना किया होता तो क्या मैं आज इसे शुरू करने का फैसला लेता? अगर जवाब नहीं है तो ये एक बड़ा संकेत है। क्यों हमारा समाज छोड़ने को इतना बुरा मानता है? इसकी जड़ बहुत गहरी है। हमारी कहानियों में, हमारी फिल्मों में और हमारे हीरों की परिभाषा में। हम हमेशा उन कहानियों का जश्न मनाते हैं जहां कोई इंसान हर मुश्किल के बावजूद डटा रहा और आखिरकार जीता। लेकिन हम कभी उन हजारों कहानियों के बारे में नहीं सुनते जहां लोग डटे रहे
और बुरी तरह असफल हुए और अपनी जिंदगी के कीमती साल बर्बाद कर दिए। इसे कहा जाता है सर्वाइवरशिप बायस, यानी बचे रहने वालों का भ्रम। हम सिर्फ उन कहानियों को देखते हैं जो बच गई, जो आखिरकार सफल हुई, लेकिन हम उन अनगिनत कहानियों को नहीं देखते जो बीच में ही डूब गई, क्योंकि वो हमारे सामने कभी आती ही नहीं है। सोचिए, अगर 100 लोग एक ही तरह का जोखिम भरा बिजनेस शुरू करें और डटे रहें, तो शायद 2 या 3 सफल हो जाएं। लेकिन हम सिर्फ उन 2-3 लोगों की कहानी सुनते हैं। बाकी 97 लोगों की कहानी कभी किताबों में नहीं आती, और इसी वजह से हमें लगता है कि डटे रहना ही हमेशा सही रास्ता है। असल सच्चाई यह है, ज्यादातर समय सही समय पर छोड़ना ही समझदारी भरा फैसला होता है। लेकिन चूंकि ये कहानियां कभी सुर्खियां नहीं बनती, हमें ऐसा लगता है जैसे ये बहुत कम होता है, जबकि असल में ये बहुत आम है। एक अभ्यास कीजिए। अगली बार जब आप किसी कभी हार ना मानने वाली कहानी से प्रेरित हो, तो याद रखिए कि आप सिर्फ वो एक कहानी देख रहे हैं जो बच गई है। हजारों ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आप कभी नहीं सुनेंगे। एक कहानी सुनिए। एक बंदर को एक बहुत ऊंचे खंभे पर चढ़ना सिखाया जा रहा है ताकि वो एक फूल तोड़ सके जो खंभे की चोटी पर है। ये काम लगभग असंभव है, लेकिन फिर भी आप इस प्रोजेक्ट में पैसा और समय लगाते रहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप पहले क्या करेंगे, बंदर को ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे या पहले खंभा बनाएंगे, तो ज्यादातर समझदार लोगों का जवाब होगा, पहले बंदर को ट्रेनिंग दो, क्योंकि अगर बंदर ये नहीं सीख सकता तो खंभा बनाना बेकार है। इसे कहा जाता है द मंकी एंड द पेडेस्टल प्रॉब्लम, यानी बंदर और खंभे की समस्या। इसका सार ये है, सबसे पहले उस सबसे मुश्किल और अनिश्चित हिस्से पर काम कीजिए जो ये तय करेगा कि पूरा प्रोजेक्ट संभव है या नहीं। आसान हिस्सों को, जैसे खंभा बनाना, बाद के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हम पहले आसान और आरामदायक काम करते हैं और सबसे मुश्किल व अनिश्चित हिस्से को टालते रहते हैं, क्योंकि वो डरावना लगता है। और तब तक हम इतना इन्वेस्ट कर चुके होते हैं कि संक कॉस्ट फैलेसी हमें जकड़ लेती है। एक अभ्यास कीजिए। अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए। खुद से पूछिए, इस प्रोजेक्ट का सबसे अनिश्चित और जोखिम भरा हिस्सा कौन सा है? क्या मैं उसे टाल रहा हूं? अगर हां, तो आज ही सबसे पहले उस हिस्से पर काम शुरू कीजिए। एक शक्तिशाली सोच। मैं पहले बंदर को ट्रेनिंग देता हूं, फिर खंभा बनाता हूं। मैं सबसे बड़ी अनिश्चितता को सबसे पहले हल करता हूं। एक गहरा सवाल, क्या आपने कभी अपने लिए पहले से किल क्राइटेरिया, यानी छोड़ने की शर्तें तय की हैं? ज्यादातर लोग किसी नए काम को शुरू करते वक्त सिर्फ सफलता की कल्पना करते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि मैं कब इसे छोड़ूंगा। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब हम बीच में होते हैं, जब हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जब हमारा ईगो दांव पर लगा होता है, तब हम स्पष्ट फैसले नहीं ले पाते। लेकिन अगर हमने पहले से ही ठंडे दिमाग से ये तय कर रखा हो कि अगर ऐसा हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, तो वो फैसला लेना कहीं आसान हो जाता है। इसे कहा जाता है किल क्राइटेरिया, यानी वो ठोस शर्तें जो पहले से तय कर दी जाए कि अगर ये हो गया तो मैं इसे छोड़ दूंगा। जैसे एक बिजनेस शुरू करते वक्त आप तय कर सकते हैं, अगर 18 महीने में मेरा रेवेन्यू इतना ना हुआ तो मैं इसे बंद कर दूंगा। ये सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। रिश्तों, नौकरियों या किसी भी बड़े फैसले में आप पहले से अपने किल क्राइटेरिया तय कर सकते हैं। अगर इस रिश्ते में यह पैटर्न 3 बार दोहराया गया तो मुझे गंभीरता से सोचना होगा। एक अभ्यास कीजिए। अपने किसी चल रहे प्रोजेक्ट या फैसले के बारे में सोचिए जिसमें किल क्राइटेरिया नहीं है। आज ही ठंडे दिमाग से बैठिए और तय कीजिए, किन हालातों में मैं इसे छोड़ दूंगा। एक शक्तिशाली सोच। मैं पहले से अपने छोड़ने की शर्तें तय करता हूं ताकि भावनाओं के बीच में भी मैं स्पष्टता से फैसला ले सकूं। एक गहरा सवाल, क्या आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर की लागत को ध्यान में रखते हैं?
जब भी आप किसी चीज में डटे रहते हैं, आप सिर्फ समय और ऊर्जा खर्च नहीं कर रहे होते, आप वो समय और ऊर्जा कहीं और बेहतर जगह इस्तेमाल करने का मौका भी खो रहे होते हैं। सोचिए, अगर आप एक ऐसी नौकरी में 5 साल से फंसे हुए हैं जो आपको ना खुशी देती है और ना तरक्की, तो समस्या सिर्फ ये नहीं है कि आप दुखी हैं। समस्या ये भी है कि वो 5 साल आप किसी और बेहतर रास्ते पर इन्वेस्ट कर सकते थे। हमारा दिमाग इस अवसर की लागत को आसानी से नहीं देख पाता क्योंकि ये अदृश्य है। जो नुकसान हम सीधे देख सकते हैं, जैसे पैसे का नुकसान, वो हमें तुरंत दिखता है, लेकिन जो मौके हम चूक रहे हैं क्योंकि हम कहीं और फंसे हुए हैं, वो हमें दिखते ही नहीं है। एक गहरा सवाल पूछिए, अगर मैं आज इस चीज को छोड़ दूं, तो मैं अपना समय और ऊर्जा कहां बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूं? यह सवाल अक्सर हमें वो स्पष्टता देता है जो सिर्फ क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूं वाला सवाल नहीं देता। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि क्या मैं यहां सफल हो सकता हूं। असली सवाल यह है, क्या यह मेरे समय और ऊर्जा का सबसे अच्छा इस्तेमाल है? एक शक्तिशाली सोच। मेरा समय मेरी सबसे कीमती संपत्ति है। मैं सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या मैं यहां सफल हो सकता हूं, मैं ये पूछता हूं कि क्या ये मेरे समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल है? क्यों हम अपनी गलत राह को इतनी देर तक पकड़े रहते हैं? एक बड़ी वजह है हमारी पहचान। जब हम किसी चीज में लंबे समय तक रहते हैं, चाहे वो एक करियर हो, एक रिश्ता हो या एक बिजनेस, तो धीरे धीरे वो चीज हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं उसकी पत्नी हूं। और जब वो चीज हमारी पहचान बन जाती है, तो उसे छोड़ना सिर्फ एक फैसला बदलना नहीं रह जाता, ये खुद को खोने जैसा महसूस होने लगता है। यही वजह है कि लोग अक्सर एक गलत करियर में बरसों तक रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं इतने साल ये करता आया हूं, अब कुछ और कैसे बन सकता हूं? ये सिर्फ संक कॉस्ट फैलेसी नहीं है, ये है आइडेंटिटी फैलेसी, यानी पहचान का भ्रम। एक गहरी सच्चाई समझिए, आपकी असली पहचान आपके पद, आपके काम या आपकी किसी एक भूमिका से कहीं बड़ी है। जब आप कोई चीज छोड़ते हैं, तो आप खुद को नहीं खोते, आप सिर्फ एक रास्ता बदलते हैं। एक अभ्यास कीजिए, खुद से पूछिए, अगर मैं आज अपनी इस भूमिका को छोड़ दूं, तो मैं कौन रहूंगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने में समय लग सकता है, लेकिन यह सवाल पूछना ही पहला कदम है अपनी पहचान को अपनी स्थिति से अलग करने का। एक शक्तिशाली सोच, मेरी पहचान मेरे पद, मेरे करियर या मेरी किसी एक भूमिका से कहीं बड़ी है। मैं एक रास्ता छोड़ सकता हूं बिना खुद को खोए। एक दिलचस्प प्रयोग, लोगों को एक फैसला लेने को कहा गया, कुछ को अकेले फैसला लेने को कहा गया और कुछ को किसी कोच से सलाह लेने को कहा गया जो बाहर से स्थिति देख रहा था। जिन लोगों ने कोच की सलाह ली, उन्होंने कहीं बेहतर और सही समय पर फैसले लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम खुद किसी स्थिति के अंदर होते हैं, तो हमारी भावनाएं, हमारा ईगो, हमारी डूबी हुई लागत, सब हमारे फैसले को धुंधला कर देते हैं। लेकिन एक बाहरी इंसान जो इस स्थिति से भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं है, वो इसे कहीं ज्यादा स्पष्टता से देख पाता है। इसे कहा जाता है आउटसाइड व्यू, यानी बाहरी नजरिया। और हर बड़े फैसले में कम से कम एक ऐसे इंसान से बात करना जरूरी है जो आपकी स्थिति में भावनात्मक रूप से इन्वॉल्व नहीं है। एक गहरी बात, वो इंसान आपका दोस्त हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है या कोई प्रोफेशनल कोच हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो इंसान आपको वो कड़वा सच बता सके जो आप खुद से कहने से डरते हैं। एक अभ्यास कीजिए, अपने किसी बड़े फैसले के बारे में सोचिए जिसमें आप फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो इस स्थिति में भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं है और उससे पूछिए, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? एक शक्तिशाली सोच, मैं अपने सबसे बड़े फैसलों में हमेशा एक बाहरी नजरिया शामिल करता हूं। यह मुझे वो स्पष्टता देता है जो मैं अकेले नहीं पा सकता। एक गहरा विचार, क्या आप जानते हैं कि आप कब बहुत जल्दी हार मान रहे हैं
और कब बहुत देर तक डटे हुए हैं। ज्यादातर लोग इन दोनों गलतियों में से किसी एक में फंसे रहते हैं, लेकिन इनके बीच का संतुलन ढूंढना ही असली कला है। बहुत जल्दी हार मानने की समस्या ये है, कुछ लोग पहले ही मुश्किल पर छोड़ देते हैं बिना ये समझे कि हर सार्थक चीज में शुरुआती कठिनाई स्वाभाविक है। एक नई स्किल सीखना, एक नया रिश्ता बनाना, इनमें शुरुआत में असहजता आना आम बात है, लेकिन बहुत देर तक डटे रहने की समस्या कहीं ज्यादा आम है, क्योंकि हमारा समाज इसी का जश्न मनाता है। हम ग्रिट यानी दृढ़ता की तारीफ करते हैं, बिना ये पूछे कि क्या ये दृढ़ता सही दिशा में लगाई जा रही है। एक गहरा फर्क समझिए, दृढ़ता तभी अच्छी है जब वो सही दिशा में हो। एक गलत रास्ते पर बहुत ज्यादा दृढ़ता दिखाना असल में नुकसानदेह है, क्योंकि ये आपको गलत दिशा में तेजी से आगे ले जाती है। तो कैसे पता करें कि कब डटे रहना है और कब छोड़ना है? एक सीधा सवाल पूछिए, क्या मैं समय के साथ प्रगति देख रहा हूं, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों ना हो? या क्या मैं बस वही अटका हुआ हूं, बिना किसी प्रगति के? अगर प्रगति हो रही है, चाहे धीमी ही सही, तो डटे रहना समझदारी है। लेकिन अगर कोई प्रगति नहीं हो रही और आप सालों से वही अटके हैं, तो ये एक बड़ा संकेत है। एक शक्तिशाली सोच, मैं प्रगति को ध्यान से देखता हूं। जब तक प्रगति हो रही है, मैं डटा रहता हूं। जब प्रगति रुक जाती है, तो मैं ईमानदारी से सवाल पूछता हूं कि क्या यह रास्ता सही है। एक गहरा अभ्यास, कल्पना कीजिए कि 1 साल बाद आपका कोई प्रोजेक्ट या फैसला बुरी तरह असफल हो गया है। अब पीछे मुड़कर देखिए और सोचिए, ये क्यों असफल हुआ? इसे कहा जाता है प्रीमार्टम, यानी पहले से किया गया पोस्टमार्टम। सामान्य तौर पर हम किसी असफलता के बाद सोचते हैं कि क्या गलत हुआ, लेकिन प्रीमार्टम में हम ये सवाल शुरुआत में ही पूछते हैं, इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हों। ये तकनीक बहुत ताकतवर है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को इस विचार से प्यार की स्थिति से बाहर निकालती है। जब हम किसी नए आइडिया को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, तो हम अक्सर उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन प्रीमार्टम हमें जानबूझकर उन कमजोरियों को पहले से देखने पर मजबूर करता है। एक अभ्यास कीजिए, अपने किसी नए प्रोजेक्ट या फैसले के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए कि ये 1 साल बाद बुरी तरह असफल हो गया है। अब लिखिए, इसके असफल होने की 3 सबसे संभावित वजह क्या हो सकती है। जो वजह आप लिखेंगे, वो अक्सर आपको बहुत पहले ही वो संकेत दिखा देंगी जिन्हें आपको बाद में अपने किल क्राइटेरिया के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। एक शक्तिशाली सोच, मैं अपने हर बड़े फैसले से पहले उसकी संभावित असफलता की कल्पना करता हूं। इससे मुझे पहले से स्पष्टता मिलती है। एक गहरा विचार, क्या आप एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी अपेक्षित मूल्य के हिसाब से फैसले लेते हैं, या सिर्फ इस डर से कि मुझे कैसा महसूस होगा अगर मैं हार गया? पोकर खिलाड़ी ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं, एक फैसला अच्छा है या बुरा, ये सिर्फ नतीजे से तय नहीं होता। ये इस बात से तय होता है कि फैसला लेते वक्त उपलब्ध जानकारी के आधार पर वो सबसे समझदारी भरा फैसला था या नहीं। आप एक बेहतरीन फैसला ले सकते हैं और फिर भी बुरा नतीजा मिल सकता है, क्योंकि जिंदगी में हमेशा कुछ अनिश्चितता रहती है। और आप एक बुरा फैसला ले सकते हैं और फिर भी अच्छा नतीजा मिल सकता है, सिर्फ किस्मत से। लेकिन अगर हम हमेशा सिर्फ नतीजे से अपने फैसलों को आंकते हैं, तो हम गलत सबक सीखते हैं। एक गहरी सच्चाई समझिए, जब आप किसी चीज को छोड़ने का फैसला लेते हैं और बाद में वो चीज सफल हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फैसला गलत था। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उस वक्त उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपने एक समझदारी भरा फैसला लिया था, लेकिन नतीजा अलग निकला। एक अभ्यास कीजिए, अपने किसी पुराने फैसले के बारे में सोचिए जिसे आप आज गलत मानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि नतीजा बुरा निकला। खुद से पूछिए, उस वक्त उपलब्ध जानकारी के आधार पर क्या ये एक समझदारी भरा फैसला था? एक शक्तिशाली सोच, मैं अपने फैसलों को उनके नतीजों से नहीं, बल्कि उस वक्त उपलब्ध जानकारी के आधार पर आंकता हूं।
एक गहरा सवाल। क्या आप संक कॉस्ट की वजह से उन रिश्तों में बने रहते हैं जो अब आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं? रिश्तों में डूबी हुई लागत का भ्रम बहुत खतरनाक है। लोग अक्सर कहते हैं, हमने इतने साल साथ बिताए हैं, अब कैसे छोड़ दूं? लेकिन वो बीते साल चाहे कितने भी हों, वापस नहीं आएंगे। असली सवाल यह है, क्या आगे से ये रिश्ता मेरे लिए स्वस्थ है? एक गहरी बात, छोड़ना हमेशा रिश्ते को खत्म करना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब है एक पुराने पैटर्न को छोड़ना, एक पुरानी उम्मीद को छोड़ना जो अब वास्तविकता से मेल नहीं खाती। लेकिन जब रिश्ता सच में नुकसानदेह हो गया हो, तो ये भ्रम हमें उसमें बहुत देर तक फंसाए रखता है। हम सोचते हैं, अगर मैं अभी छोड़ दूं तो वो सारे साल बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप आगे भी बने रहेंगे तो आप और भी ज्यादा कीमती साल बर्बाद करेंगे। एक अभ्यास कीजिए। अपने किसी रिश्ते के बारे में ईमानदारी से सोचिए। खुद से पूछिए, अगर मैं आज इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू कर रहा होता, बिना पिछले सालों के बोझ के, तो क्या मैं इसे चुनता? एक शक्तिशाली सोच। मेरे बीते साल मेरे आगे के फैसलों को बंधक नहीं बना सकते। मैं आगे से अपने रिश्तों को उनके वर्तमान और भविष्य के आधार पर आंकता हूं। एक गहरा विचार। क्या आप जानते हैं कि क्विटिंग और चेंजिंग डायरेक्शन यानी दिशा बदलना असल में एक ही चीज है? हमारा दिमाग इन्हें अलग अलग मानता है, लेकिन असल में दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कोई कंपनी अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल देती है तो हम उसे इनोवेटिव कहते हैं, लेकिन जब कोई इंसान अपना करियर बदलता है तो हम उसे क्विटर या हार मानने वाला कहते हैं। ये दोहरा मापदंड बहुत अजीब है। असल में हर बड़ी सफल कंपनी ने अपने सफर में कई बार दिशा बदली है। एक कंपनी जो शुरुआत में एक चीज बेचती थी, बाद में कुछ बिल्कुल अलग बेचने लगी, क्योंकि उन्होंने समझा कि उनका पहला रास्ता काम नहीं कर रहा है। अगर कंपनियां ऐसा कर सकती हैं, तो हम इंसान भी कर सकते हैं। मैंने अपना रास्ता बदला और मैंने हार मान ली। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं, भले ही बाहर से वो एक जैसी दिखें। एक अभ्यास कीजिए। जब भी आप अपने किसी बड़े फैसले को बदलने के बारे में सोचें, तो इसे मैं हार मान रहा हूं की बजाय मैं अपनी दिशा को नई जानकारी के आधार पर एडजस्ट कर रहा हूं की तरह देखिए। एक शक्तिशाली सोच। दिशा बदलना हार मानना नहीं है, ये नई जानकारी के साथ समझदारी से आगे बढ़ने का तरीका है। एक दिलचस्प अध्ययन। जिन लोगों से पूछा गया कि अगर आपका दोस्त यही फैसला ले तो आप उसे क्या सलाह देंगे, उन्होंने अपने ही मामले में कहीं बेहतर स्पष्टता दिखाई उन लोगों की तुलना में जिनसे सीधे पूछा गया था कि आप क्या करेंगे। इसे कहा जाता है सोलोमन पैराडॉक्स, यानी सुलेमान का विरोधाभास। हम दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्याओं से कहीं ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मामला किसी और का होता है तो हम भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होते। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल फैसले में फंसे हो, तो एक सीधा अभ्यास कीजिए। कल्पना कीजिए कि यह फैसला आपके किसी सबसे करीबी दोस्त का है। वो आपसे सलाह मांग रहा है। आप उसे क्या कहेंगे? अक्सर इस छोटे से मेंटल शिफ्ट से हमें वो स्पष्टता मिल जाती है जो हम अपने खुद के मामले में नहीं पा पाते। एक अभ्यास कीजिए। अपनी किसी चल रही दुविधा के बारे में सोचिए। खुद से पूछिए, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे यही सलाह मांगे तो मैं उसे क्या कहूंगा? एक शक्तिशाली सोच। मैं अपने फैसलों को उतनी ही स्पष्टता से देख सकता हूं जितनी मैं किसी और के फैसलों को देखता हूं। बस मुझे सही नजरिया अपनाना है। एक गहरा विचार। रिसर्च बताती है कि एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता का बढ़ते जाना एक खतरनाक चक्र है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। ये चक्र कुछ इस तरह चलता है। आप किसी चीज में थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, नतीजा अच्छा नहीं आता, लेकिन आप सोचते हैं थोड़ा और इन्वेस्ट करता हूं, शायद अब ठीक हो जाए। फिर से नतीजा अच्छा नहीं आता और अब आप और भी ज्यादा फंस चुके हैं, इतना कि छोड़ना पहले से भी मुश्किल लगने लगता है। हर बार जब आप थोड़ा और इन्वेस्ट करते हैं, आपकी डूबी हुई लागत बढ़ती जाती है और छोड़ना और भी मुश्किल लगने लगता है।
ये एक खतरनाक भंवर है जो धीरे धीरे इंसानों को बहुत गहरे गड्ढे में ले जाता है, चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ता हो या कोई भी बड़ा फैसला। इस चक्र से बचने का एक तरीका है। हर बार जब आप थोड़ा और इन्वेस्ट करने का सोचें, तो रुकिए और खुद से पूछिए, अगर मैं आज पहली बार इस फैसले के सामने होता, बिना पिछले निवेश के, तो क्या मैं ये नया इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लेता? एक शक्तिशाली सोच। मैं अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने से पहले हमेशा रुकता हूं और ईमानदारी से पूछता हूं कि क्या ये नया इन्वेस्टमेंट सच में समझदारी भरा है। एक गहरा सवाल, क्या आप सोशल प्रेशर की वजह से किसी गलत रास्ते पर बने रहते हैं? दूसरों को क्या लगेगा अगर आप छोड़ दें? ये डर बहुत गहरा है। अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूं तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूं तो मेरा परिवार क्या कहेगा? अगर मैं इस बिजनेस को बंद कर दूं तो मेरे इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे? लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है। जो लोग आपकी जिंदगी पर अपनी राय थोप रहे हैं, वो आपकी जिंदगी नहीं जी रहे। वो आपके दर्द को महसूस नहीं कर रहे। वो सिर्फ बाहर से देख रहे हैं और उनकी राय अक्सर उनकी अपनी असुरक्षाओं से बनी होती है। एक दिलचस्प बात, रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं कम दूसरों के फैसलों पर ध्यान देते हैं। हम अपनी ही जिंदगी में इतने उलझे होते हैं कि हमारे पास दूसरों के फैसलों पर लगातार सोचने का वक्त ही नहीं होता। एक अभ्यास कीजिए। अपने किसी ऐसे फैसले के बारे में सोचिए जिसे आप सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से टाल रहे हैं। खुद से पूछिए, अगर किसी की राय की कोई परवाह ना होती तो मैं आज क्या करता? एक शक्तिशाली सोच। मेरी जिंदगी के फैसले मेरे अपने हैं। मैं दूसरों की अस्थायी राय को अपनी स्थायी खुशी से ऊपर नहीं रखता। एक गहरा विचार, क्या आप फॉल्स होप यानी झूठी उम्मीद और जेन्युइन पॉसिबिलिटी यानी असली संभावना में फर्क कर पाते हैं? ये फर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत जरूरी है। झूठी उम्मीद वो है जहां हम बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ इसलिए उम्मीद रखते हैं क्योंकि हम हार मानना नहीं चाहते। लेकिन असली संभावना वो है जहां ठोस संकेत होते हैं कि चीजें सुधर सकती हैं। कैसे फर्क करें? एक तरीका है, खुद से पूछिए, अगर ये स्थिति पिछले 6 महीने से नहीं सुधरी है तो अगले 6 महीने में ऐसा क्या बदलेगा जो इसे अलग बनाएगा? अगर आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं है तो शायद आप झूठी उम्मीद में जी रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ठोस वजह है, जैसे कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नई जानकारी, कोई नया रिसोर्स जो आपके पास पहले नहीं था, तो शायद ये एक असली संभावना है। एक अभ्यास कीजिए। अपनी किसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां आप उम्मीद पर टिके हुए हैं। खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मेरे पास कोई ठोस वजह है कि चीजें बदलेंगी, या मैं सिर्फ इसलिए उम्मीद रख रहा हूं क्योंकि मैं हार मानना नहीं चाहता? एक शक्तिशाली सोच। मैं अपनी उम्मीद को ठोस सबूतों पर आधारित रखता हूं, ना कि सिर्फ हार ना मानने की जिद पर। एक गहरा विचार। रिसर्च बताती है कि रिग्रेट एसिमेट्री यानी पछतावे का असंतुलन हमारे फैसलों को गहराई से प्रभावित करता है। लोग अक्सर कुछ करने से होने वाले पछतावे को कुछ ना करने से होने वाले पछतावे से ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं, कम से कम शुरुआत में। इसीलिए हम अक्सर कुछ ना करना ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन लंबे समय में रिसर्च कुछ अलग दिखाती है। जब लोगों से उनकी जिंदगी के सबसे गहरे पछतावे के बारे में पूछा जाता है तो ज्यादातर लोग उन चीजों के बारे में बताते हैं जो उन्होंने नहीं की, वो रिस्क जो उन्होंने नहीं लिया, वो रिश्ता जो उन्होंने नहीं छोड़ा, वो सपना जिसे उन्होंने कभी आजमाया ही नहीं। इसका मतलब है, छोड़ने का डर अक्सर ना छोड़ने के लंबे समय के नुकसान से कहीं छोटा है, भले ही ये शुरुआत में बड़ा लगे। एक अभ्यास कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप 80 साल के हैं और पीछे मुड़कर देख रहे हैं। खुद से पूछिए, मुझे किस बात का ज्यादा पछतावा होगा, कि मैंने इसे छोड़ दिया या कि मैं इसमें बहुत देर तक फंसा रहा? एक शक्तिशाली सोच। मैं अपने फैसलों को सिर्फ आज के डर से नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के नजरिए से देखता हूं। एक गहरा सवाल, क्या आपकी टीम
या आपका संगठन छोड़ने पर सजा देता है, या वो समझदारी भरे फैसलों का जश्न मनाते हैं, चाहे वो फैसला किसी प्रोजेक्ट को बंद करने का ही क्यों ना हो। बहुत सारी कंपनियों में एक खतरनाक संस्कृति है। जो प्रोजेक्ट शुरू करता है, अगर वो बीच में उसे छोड़ने की सलाह दे तो उसे कमजोर माना जाता है, और इसी डर से लोग असफल प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा समय तक जिंदा रखते हैं, सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए। बेहतरीन कंपनियां इसका उल्टा करती हैं। वो उन लोगों का जश्न मनाती हैं जो जल्दी ये पहचान लेते हैं कि ये आइडिया काम नहीं कर रहा, और ईमानदारी से उसे बंद करने की सलाह देते हैं। इसे कहा जाता है स्मार्ट फेलियर, यानी समझदार असफलता। एक गहरी बात, अगर आप किसी टीम का नेतृत्व करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी टीम को समय पर छोड़ना सीखने में मदद करें, ना कि उन्हें हमेशा डटे रहने के लिए प्रेरित करें। एक अभ्यास कीजिए। अपनी टीम या अपने परिवार में आज किसी को बताइए कि अगर कोई चीज काम नहीं कर रही तो उसे छोड़ देना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। एक शक्तिशाली सोच। मैं समझदार असफलता का जश्न मनाता हूं। जल्दी छोड़ना अक्सर देर से छोड़ने से कहीं बेहतर है। एक गहरा विचार। क्या आप जानते हैं कि क्विटिंग सिर्फ रुक जाना नहीं है? असल में सही समय पर छोड़ना आपको कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने का मौका देता है। सोचिए, अगर आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो हर कदम जो आप उस रास्ते पर चलते हैं वो आपको सही मंजिल से दूर ले जा रहा है। जितनी जल्दी आप रुकते हैं उतनी ही जल्दी आप सही दिशा में मुड़ सकते हैं। एक दिलचस्प गणित है। अगर आप गलत रास्ते पर 1 साल बिताते हैं इससे पहले कि आप इसे छोड़ें, तो आपने सिर्फ वो 1 साल नहीं गंवाया, आपने वो 1 साल भी गंवाया जो आप सही रास्ते पर इन्वेस्ट कर सकते थे। यानी असल नुकसान दोगुना है। यही वजह है कि जल्दी छोड़ना अक्सर देर से छोड़ने से बहुत बेहतर है, भले ही ये शुरुआत में ज्यादा डरावना लगे। एक अभ्यास कीजिए। अपनी किसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां आपको गहराई से पता है कि ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप अभी भी टाल रहे हैं। खुद से पूछिए, हर दिन जो मैं इसे टाल रहा हूं वो मुझे कितना महंगा पड़ रहा है? एक शक्तिशाली सोच। जल्दी छोड़ना मुझे तेजी से सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका देता है। मैं इसे डर से नहीं बल्कि अवसर की तरह देखता हूं। एक गहरा विचार जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। छोड़ने की हिम्मत और शुरू करने की हिम्मत असल में एक ही गुण से आती है। हम अक्सर शुरू करने वालों को बहादुर मानते हैं। जो नई नौकरी शुरू करता है, जो नया बिजनेस शुरू करता है, जो नया रिश्ता शुरू करता है, लेकिन हम छोड़ने वालों को कमजोर मानते हैं। ये बहुत अजीब विरोधाभास है, क्योंकि दोनों में एक ही चीज चाहिए, अनिश्चितता को गले लगाने की हिम्मत। जब आप कुछ शुरू करते हैं तो आप अनजान भविष्य में कदम रख रहे होते हैं, और जब आप कुछ छोड़ते हैं तो आप भी अनजान भविष्य में कदम रख रहे होते हैं। बस दिशा अलग होती है। दोनों में बराबर हिम्मत चाहिए। असल में कई बार छोड़ना शुरू करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपको स्वीकार करना पड़ता है कि आपका पहला फैसला अब काम नहीं कर रहा। ये ईगो के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक अभ्यास कीजिए। खुद से पूछिए, मैं कितनी आसानी से नई चीजें शुरू करता हूं बनाम कितनी आसानी से पुरानी चीजें छोड़ता हूं। अगर इनमें बड़ा फर्क है तो यह समझने लायक है कि ऐसा क्यों है। एक शक्तिशाली सोच। शुरू करने और छोड़ने दोनों में बराबर हिम्मत चाहिए। मैं दोनों को बहादुरी के काम की तरह देखता हूं। एक गहरा सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि क्विटिंग और फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन एक ही मानसिकता से आते हैं? जो लोग बदलाव से डरते हैं वो अक्सर इन दोनों में कमजोर होते हैं। वो ना तो नई चीजें आसानी से अपनाते हैं और ना ही पुरानी चीजों को आसानी से छोड़ते हैं। जबकि जो लोग बदलाव को गले लगाना सीख जाते हैं वो इन दोनों में माहिर हो जाते हैं। एक गहरी बात। दुनिया लगातार बदल रही है। जो रणनीति 5 साल पहले काम करती थी वो आज काम ना करे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जो करियर कभी सही लगता था वो आज सही ना लगे,
ये भी स्वाभाविक है। लचीलापन का मतलब है इस बदलाव को स्वीकार करना और उसके हिसाब से खुद को ढालना। जो लोग ये सोच रखते हैं कि मैंने एक बार फैसला ले लिया, अब मैं कभी नहीं बदलूंगा, वो इस बदलती दुनिया में पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग नियमित रूप से अपने फैसलों को नई जानकारी के आधार पर रिव्यू करते हैं, वो हमेशा बेहतर ढल पाते हैं। एक अभ्यास कीजिए। साल में कम से कम 2 बार अपने बड़े फैसलों, अपना करियर, अपने रिश्ते, अपने लक्ष्य को फिर से रिव्यू कीजिए। खुद से पूछिए, नई जानकारी के आधार पर क्या ये अभी भी सही रास्ता है? एक शक्तिशाली सोच। मैं अपने फैसलों को नियमित रूप से रिव्यू करता हूं। लचीलापन मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस यात्रा के इस हिस्से में एक आखिरी गहरा विचार। क्या आप अपने आज के फैसलों को अपने अतीत के फैसलों से आजाद रख पाते हैं? ये शायद इस पूरी किताब का सबसे गहरा सबक है। हर दिन आपके पास एक नया मौका है ये सवाल पूछने का, आज अगर मुझे फिर से शुरुआत करनी हो तो मैं क्या चुनूंगा? ये सवाल आपको अतीत के बोझ से आजाद करता है। आपका अतीत आपके फैसलों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन उसे आपके फैसलों को बंधक नहीं बनाना चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत है, फिर से चुनने का एक नया मौका है। एक अभ्यास कीजिए। हर महीने एक दिन तय कीजिए जिसे आप रिव्यू डे कहेंगे। उस दिन अपने बड़े फैसलों को रिव्यू कीजिए और ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं अभी भी सही रास्ते पर हूं? एक शक्तिशाली सोच। मैं हर दिन नए सिरे से चुन सकता हूं। मेरा अतीत मेरा सलाहकार है, मेरा जेलर नहीं। अब हम इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़ते हैं। हमने समझा कि संक कॉस्ट फैलेसी हमें कैसे गलत रास्तों पर बहुत देर तक फंसाए रखती है। हमने सर्वाइवरशिप बायस को समझा कि हम सिर्फ सफल कहानियां ही क्यों सुनते हैं। हमने बंदर और खंभे की समस्या से सीखा कि सबसे अनिश्चित हिस्से पर पहले काम करना चाहिए। हमने किल क्राइटेरिया तय करना सीखा ताकि भावनाओं के बीच में भी हम स्पष्ट फैसले ले सकें। हमने अवसर की लागत को समझा, पहचान के भ्रम से बचना सीखा और बाहरी नजरिए की ताकत को जाना। हमने ये भी सीखा कि कब डटे रहना है और कब छोड़ना है। हमने प्रिमाटम की तकनीक सीखी, संभावित मूल्य के हिसाब से फैसले लेना सीखा और प्रतिबद्धता के बढ़ते जाने के खतरनाक चक्र को पहचानना सीखा। इसके आगे हमने सोशल प्रेशर से आजाद होना सीखा, झूठी उम्मीद और असली संभावना में फर्क करना सीखा, पछतावे के असंतुलन को समझा और ये भी सीखा कि छोड़ने और शुरू करने में बराबर हिम्मत चाहिए। हमने लचीलेपन की ताकत समझी और अपने आज के फैसलों को अतीत से आजाद रखना सीखा। इस यात्रा को खत्म करने से पहले एक आखिरी बात। इस पूरी किताब का सार बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा है। दृढ़ता और छोड़ना दुश्मन नहीं है, दोनों जरूरी है, अपनी अपनी जगह पर। असली कला ये जानने में है कि कब कौन सा इस्तेमाल करना है। अगली बार जब आप किसी मुश्किल फैसले के सामने हो तो याद रखिए, छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है जब ये सही जानकारी और स्पष्ट सोच के आधार पर लिया गया फैसला हो। आज, अभी, इसी पल अपनी किसी एक चल रही स्थिति के बारे में सोचिए जहां आप गहराई से जानते हैं कि आपको कुछ बदलना चाहिए, लेकिन आप टाल रहे हैं। एक छोटा कदम उठाइए। आज अपने किल क्राइटेरिया लिखिए या किसी बाहरी इंसान से सलाह लीजिए। याद रखिए, सही समय पर छोड़ना आपको हारा हुआ नहीं बनाता, ये आपको वो इंसान बनाता है जो समझदारी से अपनी जिंदगी को दिशा देता है। आप सुन रहे थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स। मैं था आपका होस्ट पंकज कुमार राज। उम्मीद है क्विट की ये यात्रा आपको अपने फैसलों को नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को जरूर सुनते रहिए। अगली किताब के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, सही समय पर छोड़ना भी एक कला है।